हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अपने अगले टॉपिक दैट इज़ पॉलन ग्रेन की। इस वीडियो में हम लोग पॉलन ग्रेन से रिलेटेड लगभग सभी डेटास को कंप्लीट करेंगे या कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा नीट एग्ज़ाम में या हमारे स्कूल या बोर्ड एग्जाम में बचे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सी चीज़ देखेंगे, जैसे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिनियम क्या होता है, पॉलन किट क्या होती है या यूबीश बॉडीज़ क्या होती हैं, और हमारा ट्रांसलेटर अपैरेटस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में। अगर हम लोग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, तो हमारा जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप कैसा होता है। आवर पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन शेप। हमारा जो पॉलन ग्रेन है बच्चों, ये शेप में कैसा होता है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चों, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ये शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इसका डायामीटर जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पॉलन ग्रेन का जो डायामीटर है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स। 25 से 50 माइक्रोमीटर्स तक इसका डायामीटर हो सकता है यूजुअली। अगर पॉलन ग्रेन को हम लोग डिटेल में देखते हैं तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं, ये बात समझना ज़रूरी है हमारे लिए। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज पेलाइनोलॉजी। बच्चों, पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम लोग पेलाइनोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज पेलाइनोलॉजी। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पॉलन ग्रेन के एक मेच्योर पॉलन ग्रेन कैसे बना, देखिए क्या हुआ था। हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल था जो डिप्लॉइड था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये बात देखी है। ये मियोसिस करता था और मियोसिस के बाद ये क्या बनाता था, ये बच्चों माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनाता था। क्या बनाता था, माइक्रोस्पोर टेट्रैड बनाता था। और सबसे कॉमन टेट्रैड जो मिलता था फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कौन सा था बच्चों, दैट वाज आवर टेट्राहेड्रल टेट्रैड। वो कौन सा था, टेट्राहेड्रल टेट्रैड था। आगे चल करके ये टेट्रैड में सभी माइक्रोस्पोर्स कैलोस की मदद से जुड़े रहते थे। आगे चल के टैपेटम से एक एंजाइम निकलता था जिसको हम लोग कैलेज कहते थे। ये जो कैलेज है, कैलेज इस कैलोस को क्या करता था, डिसॉल्व कर देता था, डाइजेस्ट कर देता था। और ये सभी टेट्रैड के जो माइक्रोस्पोर्स थे, ये क्या हो जाते थे, दे यूज टू गेट सेपरेट। ये सेपरेटेड माइक्रोस्पोर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इज द सेपरेटेड माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर बच्चों सेपरेट हो जाते थे। और इन सेपरेटेड माइक्रोस्पोर्स में हर माइक्रोस्पोर क्या रखता था, ये क्षमता रखता था कि ये पॉलन ग्रेन में बदल जाए। ठीक है ना। तो एवरी माइक्रोस्पोर चेंज इनटू द पॉलन ग्रेन। हर माइक्रोस्पोर किस में बदल जाता था, इट डेवलप्स इनटू ए पॉलन ग्रेन। यानी कि अब यहाँ पर बात समझिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ से आपसे पूछेगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितनी मियोसिस होनी चाहिए कि 4 पॉलन ग्रेन बने। तो एक माइक्रोस्पोर में बच्चों एक मियोसिस हुई जिससे कि 4 माइक्रोस्पोर्स बने। ये चारों माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे और क्या बना देंगे, पॉलन ग्रेन बना देंगे। अच्छा, तो इसी तरह से आपसे पूछेगा अगर 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं तो कितनी मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, एक मियोसिस हो रही है। तो अगर 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो वहाँ पर 25 मियोटिक डिविजन्स चाहिए होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेट्रैड में हर माइक्रोस्पोर कैसा होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो पॉलन ग्रेन जब बनता है बच्चों, तो पॉलन ग्रेन में मैक्सिमम केसेस में या 60% कंडीशन में ऐसा देखा जाता है, 60% फ्लावरिंग प्लांट्स या 60% एंजियोस्पर्म में ये देखा जाता है कि शुरुआत में कितने सेल्स होते हैं बच्चों, 2 सेल्स। 60% सभी में 2 सेल्स होंगे स्टार्टिंग में। कुछ में ये डिवाइड कर जाएगा और 2 मेल गैमीट बना लेगा जो इसका जनरेटिव सेल होगा, और कुछ में ये 2 सेल्स वाली स्टेज से ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो 60% पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स पाए जाते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में जो शेडिंग होती है पॉलन ग्रेन की,
शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है बच्चों, ये टू सेल्ड स्टेज में होता है। इट ऑकर्स इन टू सेल्ड स्टेज, दो सेल्स वाली स्टेज में ये हो जाता है। ये दो सेल्स कौन से होते हैं? एक बड़ा सेल होता है बच्चों जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों दूसरा सेल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल बोलते हैं। बच्चों यही वेजिटेटिव सेल जो होता है ये क्या करता है? ये आगे चल करके पॉलन ट्यूब बनाएगा। जब पॉलिनेशन हो जाएगा बच्चों, तो जो पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ग्रेन जब लैंड कर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो उससे जो पॉलन ट्यूब निकलेगा बच्चों, तो वो पॉलन ट्यूब यही वेजिटेटिव सेल बनाता है। तभी हम लोग वेजिटेटिव सेल को और क्या कहते हैं? सो दिस वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। इसी को हम लोग इसीलिए ट्यूब सेल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। और हमारा जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस, ये माइटोसिस करता है बच्चों, और क्या बना देता है? ये दो मेल गैमीट्स में बदल जाता है। यही वे जनरेटिव सेल जो होता है ये दो मेल गैमीट्स बनाता है। और ख़ास बात ये है बच्चों कि ये जो जनरेटिव सेल है, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये बच्चों वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो यहाँ पर इर्रेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा रहेगा बच्चों? इर्रेगुलर न्यूक्लियस रहेगा। और यहाँ पर अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी कि फूड मटेरियल ज़्यादा मात्रा में या भारी मात्रा में पाया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल या फूड रिजर्व। यहाँ पर फूड मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। और ये बड़ी ख़ास बात है कि जनरेटिव सेल खुद ही वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो आपकी एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ डायग्राम बना हुआ है जो क्या बताता है? जो बता रहा है बेटा स्टेजेस को। जो क्या बता रहा है? इट टेल्स अबाउट द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। एक माइक्रोस्पोर से किस तरह से पॉलन ग्रेन बन रहा है, इसको दिखाया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे पॉलन ग्रेन का, कि एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ये देखिए एक बड़ा सेल मिल रहा है जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते थे? अभी हमने आपको बताया, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसको हम लोग कहते थे वेजिटेटिव सेल। ये कौन सा सेल है बच्चों? दिस इज अवर वेजिटेटिव सेल। इसको मैं यहाँ पर लेबल करने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा वेजिटेटिव सेल। और हमने आपको बताया कि इस वेजिटेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये इर्रेगुलर शेप है, यानी इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इर्रेगुलर न्यूक्लियस ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, तो अब ये हमने क्या बना दिया इसका? इस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बना दिया, जो कैसा है? जो इर्रेगुलर है शेप में, विच इज इर्रेगुलर इन शेप। ये जो वेजिटेटिव सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म भारी मात्रा में मिल रहा है और इसमें फूड रिजर्व भी काफ़ी सारा पाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल के अंदर जो दूसरा सेल है बेटा, ये दूसरा सेल जो यहाँ पर मिल रहा है ये स्पिंडल शेप्ड होता है। और ये दूसरा सेल अभी हम लोग ने बात की, ऐसा महसूस होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो दूसरा सेल है जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये जो हमारा जनरेटिव सेल है, ये इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। ये हमारा कौन सा सेल है? दिस इज द जेनरेटिव सेल। ये हमारा जेनरेटिव सेल है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, यही जनरेटिव सेल आगे चल करके क्या करता है? माइटोसिस करता है एंड इट गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स। ये दो मेल गैमीट्स का भी फॉर्मेशन करता है। अच्छा, अब जब हम लोग और डिटेल में पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो पॉलन ग्रेन के अराउंड हम लोगों को बच्चों दो मेम्ब्रेन्स मिलती हैं। एक बाहर की तरफ जिसको एक्साइन कहते हैं और दूसरी अंदर की तरफ जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। तो हम वो मेम्ब्रेन बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं बच्चों। तो जैसे ये मैं बना देता हूँ एक्साइन यहाँ पर, तो ये बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन हमने बना दी
लेट अस कंसीडर इट एज पॉलन एग्जाइम। इसको बच्चों हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट एज पॉलन एग्जाइम। ये जो है इसको हम लोग पॉलन एग्जाइम बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दिस इज अवर पॉलन एग्जाइम। ये पॉलन ये हमारा पॉलन इंटाइन है, एग्जाइन नहीं, एग्जाइन बाहर वाले को बोलेंगे, ये मैं अंदर वाली लेयर बना रहा हूँ पहले, पॉलन इंटाइन कहेंगे। ये जो पॉलन इंटाइन है बच्चों, ये किससे बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये किससे बना हुआ है, ये बच्चों सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं पॉलन एग्जाइन की, तो ये जो पॉलन एग्जाइन होगा हमारा, ये बच्चों पॉलन एग्जाइन जो होता है ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनिन से। यहाँ पर मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं ये पॉलन एग्जाइन है, आप देख सकते हैं ये हमने क्या बनाया, पॉलन एग्जाइन बना दिया ये मैंने। तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसको हमने ये क्या मान लिया बच्चों, दिस इज द पॉलन एग्जाइन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है बच्चों, पॉलन एग्जाइन है। तो हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे यहाँ पर जो एक पॉलन ग्रेन को सराउंड करते हैं, एक पॉलन ग्रेन को घेरते हैं। वो कौन से हैं, एक है हमारा पॉलन इंटाइन और दूसरा होता है बच्चों हमारा पॉलन एग्जाइन। अगर पॉलन एग्जाइन की बात करते हैं तो ये पॉलन एग्जाइन किससे बना हुआ है, ये पॉलन एग्जाइन जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बना है बच्चों, ये हमारा स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। स्पोरोपोलेनिन बेसिकली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ या इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी बायोपॉलीमर्स। ये मिक्सचर होता है बहुत सारे बायोपॉलीमर्स का, जिसमें मेनली फैटी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बायोपॉलीमर्स, मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि फैटी एसिड या फिर फैटी सब्सटेंसेस। ये फैटी सब्सटेंसेस करके आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं मॉड्यूल्स में, इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मेनली क्या हो जाएगा, भारी मात्रा में आपको फैटी सब्सटेंसेस भी मिलेंगे। ये एक तरह का बायोपॉलीमर है। ये जो हमारा स्पोरोपोलेनिन है बेटा, इट इज़, इसकी कुछ बातें समझते हैं। ये मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन सो फार, ये अभी तक का पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, इट इज़, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये बहुत रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एंजाइम के द्वारा इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, या कोई अल्कली या कोई एसिड भी इसको डैमेज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात बहुत क्लियरली आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, कि इट इज़ नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट, नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट इट। इस स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही क्या होता है बेटा, द पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स बोलते हैं। और ये वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स क्यों हैं, क्योंकि इसकी जो एग्जाइन है वो किसकी मिल रही है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन की मिल रही है। किसकी मिल रही है, ये जो एग्जाइन है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। अच्छा, अब समझिएगा बच्चों, ये जो हमारा पॉलन एग्जाइन जो होता है, इसकी सरफेस पर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर, हमारा जो पॉलन एग्जाइन है बच्चों, जो अवर पॉलन एग्जाइन जो है हमारा बच्चों, इस पॉलन एग्जाइन की सरफेस पर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एंड दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दे आर नोन एज यूबीश बॉडीज़। इनको हम लोग यूबीश बॉडीज़ भी कहते हैं,
और इनको हम लोग ऑर्बिक्यूल्स भी कह सकते हैं। थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज ज़रूरी होता है। अच्छा, ये कौन रिलीज़ कर रहा है? ये हमारा टैपेटम रिलीज़ कर रहा है। ये यूबिश बॉडीज़ या ऑर्बिक्यूल्स कौन रिलीज़ कर रहा है? इट इज़ रिलीज्ड बाय टैपेटम। ये कौन रिलीज़ करता है बच्चों? हमारे टैपेटम के सेल्स रिलीज़ करते हैं। अच्छा, और यही यूबिश बॉडी क्या करते हैं? दे डिफाइंस द एक्साइन पैटर्न। एक्साइन पैटर्न को कौन डिफाइन करता है? यही यूबीज बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डिफाइंस द एक्साइन पैटर्न। ये एक्साइन के पैटर्न को क्या करते हैं? यही डिफाइन करते हैं, यही यूबीज बॉडीज डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन की लेयर एब्सेंट है, यानी एक्साइन एब्सेंट है। ऐसी जगह पर एक पोर बन जाता है जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं जर्म पोर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर कहते हैं। अगर बात करते हैं डाइकॉट्स की मेनली, तो डाइकॉट्स में 3 जर्म पोर्स होते हैं, 3 इन नंबर। तभी हम लोग इनको ट्राइकोप्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोप्लेट कंडीशन पाई जाती है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। मोनोकॉट्स में हालांकि मोनोकोप्लेट कंडीशन पाई जाती है, वहाँ पर एक जर्म फरो होती है। बेसिकली वहाँ पर पोर नहीं होता है, मोनोकॉट्स में जर्म फरो पाई जाती है। तो हमको डाइकॉट के बारे में याद रखना है जो हमारी एनसीईआरटी ने बताया है। तो डाइकॉट में 3 होती हैं यूजुअली, जिसको ट्राइकोप्लेट कंडीशन कहते हैं। ये जर्म पोर करता क्या है बच्चों? इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। ये क्या करता है? ये रास्ता देता है पॉलन ट्यूब के निकलने के लिए, फॉर द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। क्योंकि जो हमारा वेजिटेटिव सेल है यही क्या बनाने वाला है? पॉलन ट्यूब बनाने वाला है। और भाई जब स्पोरोपोलेनिन को कोई एंजाइम, कोई एसिड या अल्कली डैमेज नहीं कर पा रहा है तो पॉलन ट्यूब कैसे इसको तोड़ेगा? तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जर्मपोर की कंडीशन बन रही है। अच्छा, यहाँ पर ये कैसे बने हैं? यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन, ये मैंने आपको बताया है अभी, स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं जर्मपोर बन रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा? पॉलन ग्रेन का हो गया। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि पॉलिनियम क्या होते हैं। ठीक है, या पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होता है। व्हाट इज़ दिस कंपाउंड पॉलन ग्रेन? तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों हम लोग कंपाउंड पॉलन ग्रेन को समझने की कोशिश करें तो जो कंपाउंड पॉलन ग्रेन कैसे बनता है? यदि ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये आगे चल करके अलग हो जाते हैं, टेट्राएड के माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। अगर ये चारों स्पोर्स अलग नहीं हो रहे हैं तो ये एक साथ डेवलप करेंगे और 4 पॉलन ग्रेन या मतलब कुछ पॉलन ग्रेन साथ में नजर आएंगे। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो कंपाउंड पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं? इफ माइक्रोस्पोर्स डू नॉट गेट सेपरेटेड, अगर जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दे डोंट गेट सेपरेटेड एंड आर एडहियर्ड टुगेदर, ये एक साथ ही रहते हैं बच्चों, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देन वी कॉल इट एज कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तब हम लोग इसको बच्चों कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। अच्छा, अब समझते हैं यहाँ पर पॉलिनियम क्या होता है। अगला टर्म है हमारा पॉलिनियम। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोगों को ध्यान रखनी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनियम की बात करते हैं। पॉलिनियम क्या होता है बच्चों? एक माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलने वाले जब सभी माइक्रोस्पोर्स एक साथ रहते हैं, एक मास के फॉर्म में मिलते हैं, तो इसको हम लोग पॉलिनियम बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही एज इट इज़ लिख देता हूँ जनरल लैंग्वेज में कि माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलने वाले माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलने वाले माइक्रोस्पोर्स
when they adhere as a single mass, ये एक मास के फॉर्म में अगर मिलता है देन इट इज़ नोन एज पॉलिनियम। तब बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और यदि एडजेसेंट एंथर के पॉलिनियम, प्लूरल पॉलिनिया हो जाएगा, यदि एडजेसेंट एंथर के जब पॉलिनियम एक साथ आ जाते हैं बेटा, एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, इन किसकी मदद से, कॉर्पस्कुलम नाम के स्ट्रक्चर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर एपैरेटस कहते हैं। ठीक है ना। व्हेन टू पॉलिनिया ऑफ adjacent anther when they are held together, जब ये साथ में आ जाते हैं किसकी मदद से, when they are held together by the help of corpusculum, कॉर्पस्कुलम की मदद से साथ में आ जाते हैं। ठीक है। और ये कॉर्पस्कुलम से किससे जुड़े रहते हैं, बाई कॉर्डिकल्स। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अच्छे से आ जाएगा आपको। कॉर्डिकल्स की मदद से ये जुड़े रहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेटर। तब इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर एपैरेटस। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसलेटर एपैरेटस बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखिए ये मैंने मान लीजिए बना दिया यहाँ पर, ये आपका क्या बन जाता है, लेट अस कंसीडर इट एज कॉर्पस्कुलम। ठीक, ये कॉर्पस्कुलम है। एडजेसेंट एंथर के पॉलिनिया, ये देखिए ये मैं कॉर्डिकल बना रहा हूँ, कॉर्डिकल ये हो गया, एक कॉर्डिकल ये हो गया। ठीक है। अब इस कॉर्डिकल की मदद से जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने दोनों पॉलिनिया क्या हो जाएंगे, ये देखिए एक पॉलिनिया ये है पॉलिनियम और दूसरा पॉलिनियम ये है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये पॉलिनियम है, ये देखिए ये पॉलिनियम हमने बना दिया, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। ठीक है। और ये पॉलिनिया जो है ये किसकी मदद से कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ कॉर्पस्कुलम। ये कॉर्पस्कुलम की मदद से कनेक्टेड है। और कॉर्पस्कुलम और पॉलिनिया के बीच में कनेक्शन क्या है, इट इज़ कॉर्डिकल। इसके बीच का कनेक्शन क्या है, कॉर्डिकल है। और ये क्या है हमारा, इट इज़ पॉलिनियम। ये क्या है बच्चों, ये हमारा पॉलिनियम है। तो दो एडजेसेंट एंथर के जब पॉलिनिया एक साथ आ जाते हैं कॉर्पस्कुलम की मदद से, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर एपैरेटस बना देते हैं। ये कॉर्पस्कुलम बच्चों एक स्टिकी ग्लैंड टाइप का होता है, इट इज़ स्टिकी ग्लैंड। ये हम लोग ने देख लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो हमारी बुक में मेंशन की गई है वो है एलर्जी के बारे में। ठीक है। तो एलर्जी को क्या कहते हैं, एलर्जी टू पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से एलर्जी को बच्चों हम लोग कहते हैं हे फीवर। एलर्जी टू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से यदि किसी को एलर्जी होती है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चों हे फीवर। हमारी बुक में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इम्पोर्टेड वीट के साथ, इम्पोर्टेड वीट जो है हमारा, जो हमारा इम्पोर्टेड वीट है बेटा, ये कंटेमिनेट हो गया किससे, यानी इसमें क्या आ गया, इट गॉट कंटेमिनेटेड विद कैरेट ग्रास या फिर पार्थीनियम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। और ये इम्पोर्टेड वीट के साथ ये कंटेमिनेट होके भारत में आया और फिर इसने क्या कॉज किया, पॉलन एलर्जी कॉज की। ये आपकी बुक में दिया हुआ है डेटा, तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है कि हमको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेड वीट के साथ क्या आ जाता है, कैरेट या पार्थीनियम ग्रास आ जाता है, फिर इसके पॉलन ग्रेन्स पूरे में फैल जाते हैं और इसने बहुत सारे लोगों को
क्या किया, इन्फेक्ट किया या फिर एलर्जी कॉज की बहुत सारे लोगों में। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब देखिए क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों पॉलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पॉलन किट कहते हैं। अगर बच्चों हम लोग पॉलन किट की बात करते हैं तो पॉलन किट क्या है, ये एक ऑयली और स्टिकी लेयर होती है। इट इज़ ऑयली sticky layer found on the surface of pollen grain. It is basically oily and sticky layer found on pollen surface. pollen की सरफेस पर पाया जाता है, इसको हम लोग पॉलन किट कहते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन को अगर देखेंगे बच्चों तो इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये पॉलन किट किससे बनी है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनॉइड्स। ये लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स से बनी हुई होती है। और ये कौन सिक्रीट करता है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय टैपेटम। ये भी कौन रिलीज़ कर रहा है बच्चों, टैपेटम रिलीज़ कर रहा है। तो टैपेटम बहुत सारे काम कर रहा है, आपको ध्यान रखना होगा। एक तो ये इनर मोस्ट लेयर है जो ओमेगा माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरती है, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है, ये यूबीश बॉडीज़ को सिक्रीट करती है, ये पॉलन किट को भी सिक्रीट करती है। और ये पॉलन किट करता क्या है, ये ऑयली और स्टिकी है बच्चों, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अटैचमेंट टू द सरफेस ऑफ पॉलिनेटर। ठीक है ना, ये क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है टू सरफेस ऑफ पॉलिनेटर। जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, जैसे मेनली इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी सरफेस पर जो पॉलन ग्रेन चिपकता है वो इसी की वजह से चिपक जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद कुछ थोड़ा सा और डेटा दिया हुआ है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी जैसे आपको शुरुआत में बताया कि शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ़ यू विल टॉक अबाउट द शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, तो बच्चों 60% पॉलन ग्रेन, 60% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर से निकल जाते हैं। ये 2 सेल कौन से हैं, एक हमारा वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल। लेकिन अगर बात करें बचे हुए 40% फ्लावरिंग प्लांट्स की या एंजियोस्पर्म्स की बच्चों, तो यहाँ पर 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर को छोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 3 सेल्ड स्टेज होगी, जिसमें क्या होगा, एक हमारा वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पर जो एक जनरेटिव सेल था, इसने क्या कर दिया, इसने 2 मेल गैमीट्स बना दिए। तो एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर 3 सेल्ड स्टेज हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग देखते हैं पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी और स्टोरेज के बारे में। ठीक है, अगर वायबिलिटी की बात करें तो ये वेरिएबल होती है। वेरिएबल इन द सेंस अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग पौधों के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है। वायबिलिटी का मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव कितनी देर में है, कि पॉलिनेशन इतनी देर में हो जाना चाहिए वरना फिर पॉलिनेशन में भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करें बच्चों सीरियल्स की, किसकी बात करते हैं, सीरियल्स की, यानी अनाज की बात करें। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सीरियल्स की, वीट, राइस, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं बच्चों, सीरियल्स जैसे कि वीट एंड राइस, तो इसकी वायबिलिटी जो होती है बच्चों वो 30 मिनट्स होती है यूजुअली। और अगर हम लोग बात करते हैं कुछ फैमिलीज़ जैसे कि रोजेसी, जैसे कि लेग्यूमिनेसी यानी दाल वाली फैमिली जो है हमारी, और अगर बात करते हैं सोलेनेसी की यानी आलू वाली जो हमारी फैमिली है, तो इसमें वायबिलिटी जो होती है वो कुछ महीनों तक हो सकती है। इट कुड बी ऑफ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक क्या होता है, ये हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो स्टोरेज की अगर बात करेंगे बच्चों, तो हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं इसको, लिक्विड नाइट्रोजन में, एंड एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, दे आर यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसको हम लोग क्रॉप
ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी। इसको स्टोर किया जा सकता है इन पॉलन बैंक्स। इनको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलन बैंक्स बोल देंगे। जैसे पैसों को हम लोग मनी बैंक में स्टोर करते हैं, वैसे पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में हम लोग स्टोर कर लेंगे। बच्चों ये बात हो गई। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पॉलन ग्रेन को हम लोग एज एन एडिबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एडिबल के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ख़ास करके कहाँ पर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा ये चलन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा चलन में है कि ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स के फॉर्म में, और बच्चों ये टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। और इसको कौन खाता है, दे आर मोस्टली यूज बाई एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनको भी दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड, माना जाता है कि ये एनर्जी देता है, ठीक है, और इन्हेंस करता है परफॉर्मेंस को। बच्चों ये जो कंडीशन हमने बताई आपको, ये जो हमने आपको कंपाउंड पॉलन ग्रेन वाली जो कंडीशन बताई, कंपाउंड पॉलन ग्रेन के एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। कंपाउंड पॉलन ग्रेन मिलता है हमको एनोना में, ड्रॉसेरा में, ये वो पौधे हैं जिनमें कंपाउंड पॉलन ग्रेन की कंडीशन मिलती है। टाइफा में और किसमें, मिमोसा में। एनोना, ड्रॉसेरा, टाइफा एंड मिमोसा। और बच्चों ये जो ट्रांसलेटर एपैरेटस है इसकी बात, या पॉलिनियम जो है हमारा, इसकी बात करें तो ये किस में मिलता है, इट इज़ फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्केल्पिडेसी और ऑर्चिडेसी। और किसमें प्लांट अगर याद रखें तो कैलोट्रॉपिस में। किसमें मिलता है बच्चों, कैलोट्रॉपिस में ये देखने में मिलता है। कैलोट्रॉपिस ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया पॉलन ग्रेन के। हम लोग ने यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा, उसमें कितने सेल्स होते हैं, किस स्टेज में कौन सा पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। पॉलन किट देखी हम लोग ने, पॉलन ट्यूब के बारे में देखा, हम लोग ने यूबीश बॉडीज़ देखी, ट्रांसलेटर एपैरेटस देखा, और फिर हम लोग ने वायबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में देख लिया। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक एटलीस्ट आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड किए जाए। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि जब हम लोग डिटेल में जाते हैं बेटा तो थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ता है, वरना थोड़ा सा क्वेश्चंस जो आप मॉड्यूल्स जिस भी कोचिंग के लगाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के या ऑनलाइन आप लगाते हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और अगर वो थोड़ी सी भी डेप्थ में जाएगा तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को रटेंगे तो हमको एनसीईआरटी रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। तो आप वीडियो देखने के साथ साथ भी एनसीईआरटी सामने रखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, और बाद में नोट्स को पढ़ करके फिर आप एनसीईआरटी की एटलीस्ट 2 से 3 बार रीडिंग ज़रूर करें हर टॉपिक की, ठीक है। और अगर आपको क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस, आप जब उस पर टाइप करेंगे तो आ जाएगा, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू share with your friends. Thank you.